साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो पर सीजी टेट 2024 के संभावित आंसरों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। एसएसटी में पूछा गया पहला प्रश्न है, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? जिसमें इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में 8 तरह के विवाह प्रचलित थे, जिसमें असुर विवाह कन्या के पिता या परिवार को धन या संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना असुरी विवाह कहलाता था। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता था और कन्या वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होता था उसे गंधर्व विवाह कहते थे। यानी कि जो आपसी इच्छा से, गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, और बिना मर्जी के, नामर्जी के इसको असुरी विवाह किया जाता था, कहा जाता था। यानी कि जो पूछा गया है कि क्रय करके, यानी कि पिता को या परिवार को धन या संपत्ति देकर कन्या की मनमर्जी के बिना उसको ले लिया जाता था, क्रय कर लिया जाता था, ऐसे विवाह को असुर विवाह कहा जाता था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार किसका होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। इसका सही आंसर होगा पत्नी। याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का होगा, क्योंकि पुत्र तो ऑप्शन कट गया दोस्तों, है ना। पुत्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र विहीन है। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना। चलिए इसका आंसर प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, याज्ञवल्क्य ने में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई पुरुष संतान छोड़े बिना मर जाता है, यानी पुत्र विहीन मर जाता है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी इस प्रकार से होगा। यानी कि सबसे पहले पत्नी, फिर बेटियां अगर होंगी तो माता पिता, भाई, उनके बेटे यानी भतीजे, गोतज, बंधु, शिष्य और सहपाठी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्नी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईसा में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरड़ अभिलेख। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए गूगल से आंसर खोज करके लाया हूं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, भानुगुप्त का विवरण एरड़ अभिलेख में है, जिसमें कहा गया है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, इसमें प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जो कि 510 ईसा का है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा एरड़ अभिलेख। दोस्तों, जो भी साथी अभी सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं 7 जुलाई को, उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है? यानी कि सीधा सीधा इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था किस वेद में है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के पदानुक्रम का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्गों के बारे में यह संहिताकरण ऋग्वेदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के साक्ष्यों में से एक है। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 1 और 2 सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्राचीन दस्तावेज पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है, और मुद्रा पूरा लेख शास्त्र और अभिलेख मुद्रा शास्त्र, ये दोनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। दोस्तों भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है जो स्थान है वो भीमबेटका प्रमुख रूप से है। इस प्रकार से इसका सही अक्षर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि वैदिक काल के संदर्भ में सही है, क्या सही है? सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये कथन है दोस्तों और कारण है, यानी सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। पलायनवादी तो नहीं थे सन्यासी, क्योंकि पलायन क्यों करेंगे? वो एक ही स्थान पर जो साधु संत या महात्मा होते हैं वो ईश्वर का पूजा पाठ ध्यान मग्न रहते हैं, आराधना में मग्न रहते हैं, तो उनको पलायन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे, तो ये भी कारण भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा डाक यार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, लोथल इसका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड के अवशेष मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों जो लोथल है वर्तमान में गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लोथल में एक सबसे पुराना गोदीवाड़ा मिला था जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जवाहरात, मोतियों और गहनों के व्यापार में मदद करता था। इस प्रकार से गोदीवाड़ा जो है लोथल में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गोदीवाड़ा जो है लोथल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाई का शुद्धतम मूल्य 3.1416 में निम्नलिखित में किसने बताया था? ठीक है, यानी पाई का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। इसका सही जवाब होने वाला है आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पाई की खोज सबसे पहले कब और किसने की है? तो देखिए पाई का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 4700 साल पहले 5वीं सदी में की थी। इन्होंने ही बताया कि पाई का मान लगभग 3.141592653 के बराबर होता है, अर्थात दशमलव के बाद इसका अंत नहीं है। इसका मान वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो अब बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जावा इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप जावा में बनवाया गया है। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप है वो इंडोनेशिया के मध्य जावा में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। आपको याद रखना है बोरोबुदुर मंदिर जो मध्य जावा में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जावा के शैलेंद्र राजवंश द्वारा बनवाया गया था, जो एक शासक परिवार था जिसने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दिया है सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित कीजिए, यानी कि इधर शासक दिया हुआ है और उधर उपाधि दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर दोस्तों अगर आपको 1-2 प्रश्न याद है तो आप आसानी से इसको सुमेलित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए विक्रमादित्य की उपाधि
मिली थी या विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने ली थी। और अशोक जो है, अशोक सम्राट है, इनको प्रियदर्शी कहा जाता था। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है उसका 2 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में दिख रहा है। और देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इसमें देखिए सी में तीसरा आ रहा है, सी का 1 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों में जैसे कि अगर आपको 1-2 आंसर आता है तो आपको निश्चित रूप से सुमेलित कर पाएंगे। आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी और अशोक ने प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त की थी। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। देखिए तो इस तरीके से बी का जो है समुद्रगुप्त का हो जाएगा विक्रमांक, ठीक है, विक्रमांक। और स्कंदगुप्त शकदित्य कहलाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको दोस्तों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात है कि देवगुप्त एवं देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेख एवं मुद्रा लेखों में उनकी विभिन्न उपाधियां हैं, जैसे महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य आदि का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय को ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेगस्थनीज, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक दरबारी आया था। इसका सही जवाब होगा मेगस्थनीज। और उन्होंने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा मेगस्थनीज। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख सेल्यूकस का जो सेना नायक सेल्यूकस का निकेटर था, उसके साम्राज्य में मेगस्थनीज नामक लेखक आया था, जिसने लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में देखिए 6,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 8,000 युद्ध रथ, 24,000 के सैन्य दल के साथ, 9,000 युद्ध हाथी, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से जो सेल्यूकस निकोटर के जो सैनिक थे उसमें 2 लाख पैदल सेना, 40,000 घुड़सवार और 60,000 सहयोगी थे। इस प्रकार से मेगस्थनीज के द्वारा यह बात लिखी गई थी। ईसा पूर्व देखिए 304 से 299 ईसा पूर्व की बात है। और यह यूनान का एक राजपुत्र था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो आपको याद रखना है कि जो मेगस्थनीज था वो राजदूत था सेल्यूकस निकोटर का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों के कितने क्रम या सिलसिलों में संगठित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 12 सिलसिले, आपको याद रखना है 12 सिलसिले। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों या सिलसिलों में संगठित किया गया था। तो 12 सिलसिले आपको इस तरीके से याद करना है, 10, 11 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी भूलेंगे नहीं, यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में सूफियों का सिलसिला 12 सिलसिलों में संगठित था। देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत में जो सूफीवाद था वो 12 सिलसिले थे, ठीक है। इसमें सूफियों की नई परंपराएं जो था सिलसिला चला था। इसमें 13वीं शताब्दी तक 12 सिलसिले थे, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं शताब्दी तक 12 सिलसिले थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब होगा 12 सिलसिले। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया कि सुमेलित नहीं है। देखिए इसका आंसर सही क्या होगा। अंडाल, नम्मलवार 800 से 900 ईसा सन, बसवन्ना 1100 से 1200 ईसा सन, शंकरदेव तुकाराम 1400 से 1500 ईसा सन और रामानंद चोखा मेला 1600 से 1700 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों मेरे को भी इसका आंसर नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 104 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105।
प्रश्न है फिर से सूची को सही उत्तर चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसका मुझे एक याद है, चैतन्य महाप्रभु जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। तो इस प्रकार से बी, देखिए बी का 1 आना चाहिए दोस्तों। बी का 1 कहां पर दिया है, देखिए बी का 1 यहाँ पर, देखिए बी का 1 यहाँ पर दिया है, मतलब यही आंसर हमारा सही होने वाला है, बी का 1। तो देखिए इस तरीके का अगर आपको एक भी आंसर आता है तो निश्चित रूप से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवदीप नामक गांव, अब मायापुर हो गया है, में संवत 1407 में फल्गुन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका दहन के दिन हुआ था। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु बंगाल, पश्चिम बंगाल से सुमेलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों या कथनों भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं संबंधित है, इनमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें तो अपने विवेक से आंसर देना है दोस्तों कि भक्ति इनमें से क्या सही होना चाहिए, भक्ति से संबंधित है। तो देखिए इसमें लिखा है कि पूजा के विभिन्न स्वरूप के विकास के दौरान संत कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। दूसरा कहा जा रहा है कि भक्ति की कोई रूप स्वरूपों में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे। भक्ति परंपरा को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा 2 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, सगुण और निर्गुण। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर तीनों सही है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी की ओर जाऊंगा। आप इसका आंसर क्या लगाते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। 106 का आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहां विद्रोह किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। आप सभी को याद है मेरठ में 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहला विद्रोह हुआ था मेरठ में, आपको याद रखना है मेरठ। ठीक है दोस्तों, मेरठ से विद्रोह जो हुआ था, सर्वप्रथम विद्रोह जो हुआ था बैरकपुर में हुआ था, और विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुआ था, आपको याद रखना है। विद्रोह हुआ था दोस्तों बैरकपुर में, जो कि मंगल पांडे जी ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। तो विद्रोह कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको बैरकपुर लगाना है। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि मोर्चा जो खोल दिया था तो वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें शुरुआत पूछा गया है, शुरू कब कहाँ से किया गया, तो मेरठ से किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाता विद्रोह कहाँ हुआ था तो बैरकपुर इसका आंसर होता, लेकिन शुरू हुआ इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खुर्रम को। ठीक है दोस्तों, सन 1616 में जहांगीर ने किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, खुर्रम, इसका सही आंसर होने वाला है। तो कुछ साथी बोलेंगे कि सर खुर्रम क्यों सही होने वाला है, चलिए प्रूफ आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसको सी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, खुर्रम लिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रूफ के माध्यम से हो रहा है कि खुर्रम इसका आंसर सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में अपील का सर्वोच्च या अंतिम न्यायालय कौन सा था। ठीक है, सर्वोच्च या अंतिम न्यायालय कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए आला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1565। हालांकि 1564 में ही जजिया कर समाप्त हो गया था, लेकिन 1564 यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। इसका सही जवाब होगा, देखिए 1565 इसका सही जवाब होगा। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था तो 1565। अकबर ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे सती प्रथा को भी उन्होंने बंद किया था, साथ ही साथ जजिया कर को भी समाप्त किया था। तो 1565 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया था। देखिए अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था और 1575 ईस्वी में फिर से लगा दिया। इसके बाद 1579 से 80 ईस्वी में समाप्त कर दिया
औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लगा दिया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1564 यहाँ पर दिया है, लेकिन 1564 ऑप्शन में नहीं है, 1565 है। तो 1565 इसका सही आंसर होने वाला है, देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शाहमल का संबंध किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, शाहमल का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों कि शाहमल का संबंध किस राज्य से है। देखिए जो बाबा शाहमल है, बाबा शाहमल तोमर है, जिसे शाहमल सिंह तोमर के नाम से जाना जाता है, 1857 के भारतीय विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बिजरोल गांव से बाहर एक विद्रोही था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ विद्रोह में बड़ौत के जाटों का नेतृत्व किया। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका अद्वितीय थी। तो आपको याद रखना है, बाबा शाहमल यानी कि शाहमल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बिजरोल गांव से बाहर एक विद्रोही था, यानी 1857 की क्रांति का प्रमुख विद्रोही थे दोस्तों, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, इसलिए बार बार इनको एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ यह शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि उन्होंने सती प्रथा के पर रोक लगाया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम क्या था? तो ये तो बच्चे बच्चे को याद है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ह्यू रोज, ठीक है, ह्यू रोज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल कौन था? ह्यू रोज था। हालांकि कुछ साथियों को प्रूफ चाहिए, तो चलिए प्रूफ भी दिखाते हैं आप सभी को, जो कि आगामी परीक्षा दृष्टि से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली। तो देखिए दोस्तों, ह्यू रोज जो थे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था। उन्होंने 1860 में ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति के रूप में भी काम किया है। तो आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई को ह्यू रोज से मुकाबला हुआ था और ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ठीक है दोस्तों, निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें फिर से आ गया सुमेलित करने के लिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको एक दो प्रश्न इसमें सुमेलित करने के लिए आता है, अगर एक दो प्रश्न आपको आते हैं तो निश्चित रूप से आप सुमेलित कर पाएंगे। तो देखिए आप सभी को पता है, आप टेट परीक्षा दे रहे हैं तो कई बार ये अनिवार्य बाल शिक्षा निःशुल्क शिक्षा 2009 के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। देखिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किसमें आता है दोस्तों? तो ये एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए ऑप्शन नंबर थ्री का ए आ रहा है कहीं पर, देखिए ये देखिए 3 का ए यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से आप आसानी से अगर एक दो प्रश्न भी आपको बनते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको सुमेलित कर पाएंगे। तो देखिए हमको अभी इसमें एक ही प्रश्न हमने देखा, एक ही ऑप्शन देखा और हमारा आंसर एक ही बार में बन गया, ठीक है। आप कई बार इसको पढ़े होंगे, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी तीसरा का एक कहां पर दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए यही हमारा आंसर सही होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए जो पहला है राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन क्या है? आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान है राष्ट्रपति शासन। दूसरा है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से आ रहा है कि
अनिवार्य एवं बाल शिक्षा तो हो गया दोस्तों मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य यानी कि राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। 116 का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 में ये वर्णित है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 15(5) दिया है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। आप कुछ साथी बोलेंगे क्यों सही इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं आप सभी को। देखिए दोस्तों यह 93 संविधान संशोधन से 2005 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार पंडित संस्था पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट संस्था में SC ST आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद 15 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर देखिए इसका सही जवाब होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के, सॉरी दोस्तों माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया सही क्या है इसमें हमको ढूंढना है। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है। दूसरा है उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, या फिर उनकी सेवानिवृत्ति 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो सबसे पहले हमको राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जानना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, और यह अनुच्छेद 157 में वर्णित है। तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर देखिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 2 और तीसरा सही है, यानी कि उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है, साथ ही साथ वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और जो विधानसभा लोकसभा का निर्वाचन होता है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के जो नियुक्त न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के समक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है? तो देखिए भारत की व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देखिए यहाँ पर संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, और यह राष्ट्रपति और 2 सदनों जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन यानी लोकसभा कहलाते हैं से बनती है। प्रत्येक सदन को इसकी पिछली बैठक के बाद 6 माह के अंदर बैठना होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका जो सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। देखिए फिर से इसको समझते हैं। संघ एवं व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, या राष्ट्रपति और 2 सदनों, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर मैं दिखा, ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी सही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में शामिल होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भारत की व्यवस्थापिका में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है सुमेलित कीजिए,
तो देखिए दोस्तों, अगर सुमेलित करने वाला में अगर आपको एक आध क्वेश्चन आता है, एक आध ठो भी बनता है, तो आप निश्चित रूप से आसानी से इसको सुमेलित कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला हमको सुमेलित करने के लिए मिला है, उसमें देखिए जो सुमेलित हो रहा है, सबसे पहला जो सुमेलित हो रहा है संगमरमर। ठीक है दोस्तों, संगमरमर जो है अग्नि चट्टानों से बनती है। ठीक है, संगमरमर अग्नि चट्टानों से बनती है। और साथ ही साथ जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट है ज्वालामुखी से बनती है। आपको याद रखना है, एक दो तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। तो देखिए संगमरमर, डी ऑप्शन जो है बी, डी ऑप्शन का दूसरा कहां पर दिया है दोस्तों, देखिए डी ऑप्शन का दूसरा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी दोस्तों माय मिस्टेक, यहां पर संगमरमर। ठीक है दोस्तों, संगमरमर यानी कि संगमरमर जो है कयांत्रित चट्टाने होती हैं दोस्तों, संगमरमर कयांत्रित चट्टाने होती हैं। ठीक है, संगमरमर कयांत्रित चट्टाने होती हैं। और जो बेसाल्ट होती हैं वो ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं, बेसाल्ट ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अपर्दन का अभिकर्ता नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हवा, अपर्दन नहीं करता है। ठीक है, अपर्दन आप समझते होंगे, यानी कि परिवर्तित होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको अपर्दन कहते हैं। तो इस प्रकार से हवा इसका प्रमुख कारण नहीं है, यानी अभिकर्ता नहीं है। बहता हुआ जल के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, ग्लेशियर के द्वारा, और तापक्रम से पिघल भी सकता है, जो कि है ना, कई प्रकार के जो बर्फ है पिघलते हैं तापक्रम से, और उसके द्वारा जल निर्माण होता है और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, लेकिन हवा से अपर्दन नहीं होता है। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है। स्थल मंडल को कौन सा भाग वर्णित करता है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, भूपर्टी तथा मेंटल का ऊपरी ठोस स्थल मंडल को वर्णित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए क्षोभ मंडल। हालांकि इसको अधोमंडल लिख दिया गया है, यहाँ पर क्षोभ मंडल होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसका सही ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर। तो इस प्रकार से क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो देखिए इसका सही जवाब है, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है, अगर आपको मिला होगा तो हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा 128 का आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। हालांकि इसका मेरा आंसर आग्नेय चट्टान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आग्नेय चट्टान, मेरा आंसर आग्नेय चट्टान होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी बंगाल में चलने वाली तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। भारत का इस्पात नगर कहाँ स्थित है। तो इस्पात नगर दोस्तों जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है, आपको याद रखना है। भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। हसदो नदी माड नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित। तो देखिए फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया। तो देखिए श्रृंगी ऋषि का आश्रम। ठीक है दोस्तों, जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है वो कहां पर है दोस्तों। तो सिहावा पर है। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहां पर है, सिहावा पर है। यानी कि तीसरा का डी कहां पर दिया है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर देखिए तीसरा का डी, ये देखिए हमको मिल गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए एक ही ठो, अगर आपको एक दो ठो इस तरीके से सुमेलित करने वाले में प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप आसानी से बना सकते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव और रायपुर है दोस्तों। ठीक है, कोंडागांव रायपुर इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पिछले प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देख लीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि भारत का इस्पात नगर कहाँ स्थित है, तो देखिए झारखंड में जमशेदपुर को भारत का इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो प्रूफ के साथ आपको आंसर बताया जा रहा है, सही और सटीक आंसर बताया जा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है कोंडागांव और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है रायपुर को माना गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा देखिए कोंडागांव रायपुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है सोनबेरा पठार स्थित है, तो देखिए सोनबेरा पठार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर उच्च भूमि में स्थित है। अगला प्रश्न है बसनाझर प्रसिद्ध है, तो देखिए बसनाझर जो है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बैगा जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है देखिए माटी तिहार, माटी तिहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख फिर से आ गया, देखो दोस्तों सुमेलित करने वाला ऑप्शन आ गया। देखिए तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपको एक आध प्रश्न भी आता है सुमेलित करने वाले में तो निश्चित रूप से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम सुमेलित करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो आप इसमें जिसको भी जानते हैं सबसे पहले उसको आप मिलान कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर जिसको मैं जानता हूँ केवटिन मंदिर, आपने सुना होगा केवटिन मंदिर रतनपुर बिलासपुर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी का 1 कहां पर दिख रहा है दोस्तों? बी का 1 देखिए ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों के पूर्ण गठित होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों को उनके परगनों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? आप सभी को याद है पेय पदार्थ को पेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पेज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ आभूषण खिनवा शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कान। ठीक है, कान में पहना जाता है खिनवा, यानी खीला जो डाल देते हैं कान को बेधने के बाद जो खीला टाइप का डाल देते हैं उसको खिनवा कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा कान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है, कथन और कारण दोनों हमको चुनना है। प्रश्न है हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है, कारण है क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कथन सही है, हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो कारण इसमें सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेल चलाना। बाकी कार्य तो राज्य सरकार करती है, लेकिन जो रेल चलाने वाली कार्य जो है केंद्र सरकार करती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर से देखिए सुमेलित करने वाला आ गया। आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह किया था। ठीक है, और तात्या टोपे जो थे कानपुर से विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी का चौथा कहां पर दिख रहा है दोस्तों? आप सभी को सी का चौथा देखिए यहीं पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए एक अगर सी का चौथा यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को, तो देखिए यहीं से हमको उत्तर पकड़ में आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापन किया जाता है ताकि विद्यार्थी परीक्षा में पास हो सके, अपने आसपास घटनाओं को समझ सके, नक्शा भरना सीख सके, अपने गांव शहर के बारे में जान सके। देखिए इसको अपने विवेक से आंसर देना है, आप क्या इसका सही आंसर लगाते हैं। हालांकि दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, अपने आसपास घटनाओं को समझ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, देखिए क्या इसका सही जवाब होने वाला है आपके हिसाब से? उपनिवेशिक काल में कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा कैसी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे साथियों ने गलत किया होगा कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा की कैसी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बहुत सारे साथियों ने इस पर गलत किया होगा। तो क्या इसका आंसर लगाए हैं आप लोग? हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने के लिए सबसे जो उपयोगी सहायक सामग्री है वो सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ग्लोब होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लोब में ही अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपको दिखाई देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए इसका सही जवाब है देश में हो रही घटनाओं की सही जानकारी देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सेकेंड लास्ट है दोस्तों, देखिए भारत में मुगल शासकों के शासनकाल का सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार के द्वारा ही आप 6 माह पूर्व नल कनेक्शन यदि दिए हैं, आवेदन दिया है, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो आप सूचना का अधिकार लगाकर मदद ले सकते हैं, नगर निगम से जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।